हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने मौलिक विद्युत में पढ़ने जा रहे हैं कुछ परिभाषाएं। जैसे अपने परमाणु के बारे में बेसिक पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें आ जाती हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में, जैसे ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है। ये 4-5 डेफिनेशंस हैं। आज की वीडियो छोटी रहेगी तो इनमें 4-5 डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने जो चैप्टर का नाम क्या है, मौलिक विद्युत। चैप्टर तो वही है, उसी में अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा आ जाती है कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा में अपने पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और वो प्रीवियस क्लास में अपने देख चुके हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो इसमें क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहलाता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनों को के स्थान पे क्या कर सकते हैं, अपने आवेश भी लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश का प्रवाह है या आवेश स्थानांतरण क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। अब इसके बाद में क्या आता है कि विद्युत धारा पढ़ ली। अब विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा अपने पास होती है बेसिकली 2 प्रकार की। विद्युत धारा कितने प्रकार की होगी अपने पास, 2 प्रकार की। और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला तो आता है स्थिर विद्युत। पहला है स्थिर विद्युत और दूसरा है गतिशील विद्युत। दूसरा है गतिशील विद्युत। अब स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत में क्या क्या अंतर है। तो स्थिर विद्युत का और अंतर पढ़ लेते हैं। मैंने कुछ 2-3 टॉप पॉइंट हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो स्थिर विद्युत नाम से इतना लग रहा है कि वह विद्युत जो स्थानांतरित नहीं की जा सकती, यानी जो उत्पन्न तो होगी, विद्युत तो उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन उसका कोई ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अपन ने जहां मान लो यहाँ उत्पन्न की, तो कहीं मेरे को और जगह पे यूज करनी है तो वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो जो इसकी खोज की थी, स्थिर विद्युत की खोज की थी, वो किसने की थी, वो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। और गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी, गतिशील विद्युत की खोज की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। वोल्टा ने, अलेक्जेंड्रो वोल्टा पूरा नाम था इसका। तो इसने खोज की थी। और ये खोज किस पे की थी, ये सेल विद्युतिक सेल हैं वो उन पे सर्वप्रथम की थी गतिशील विद्युत की खोज वोल्टा ने। और इसकी खोज किसने की थी, थेल्स ने। थेल्स ने क्या किया कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। किसके साथ रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। यानी इससे क्या पता चला कि जो स्थिर विद्युत है अपने, वो किससे उत्पन्न होगी, वो होती है घर्षण से उत्पन्न होती है। किससे, घर्षण से उत्पन्न। ये हो गया। अब वो क्या कहता है कि कांच की छड़ को क्या करा, रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो अब इसमें क्या होते हैं कि जो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। यानी जैसे ही अपने क्या करेंगे कि कांच की एक छड़ को क्या करेंगे, रेशम के एक कपड़े के साथ रगड़ेंगे, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो प्रवाहित होकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। तो वो क्या है, स्थिर विद्युत है। उसका कोई यूज नहीं कर सकते अपने, क्योंकि उससे ना तो कोई लैंप चला सकते हैं ना कुछ कर। ये तो इनिशियली क्या समय के लिए होती है, जो एक बार उत्पन्न होती है और तभी खत्म हो जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो स्थिर विद्युत होती है उसकी खोज कितने थेल्स ने की थी। और कैसे उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है घर्षण से उत्पन्न होगी। कैसे,
घर्षण से कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या गए, रेशम के कपड़े पर चले गए। तो अब इसमें क्या होगा, कांच की छड़ धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी, वो भी और कई बार पॉइंट आ जाता है। तो अब देखो कांच की छड़ ये है, कांच की छड़, और ये क्या है, रेशम का कपड़ा। अब इलेक्ट्रॉनों के पास कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक चार्ज होता है। अब जहां इलेक्ट्रॉन रहेंगे ज्यादा मात्रा में वहां कैसा होगा, नेगेटिविटी होगी वहां, और जहां मान लो इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे वहां कौन सी होगी, पॉजिटिविटी। तो अब क्या होगा कि पहले तो क्या थे, कांच की छड़ के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो कांच की छड़ पहले क्या थी, ऋणावेशित थी। अब क्या हुआ, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन उठ के रेशम के कपड़े पर चले गए, तो इस कंडीशन में ये तो हो जाएगा धनावेशित, ये तो क्या हो जाएगा, धनावेशित, और रेशम के कपड़े पर आ गए इलेक्ट्रॉन, तो रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, ये हो जाएगा ऋणावेशित। तो ये थी स्थिर विद्युत की उत्पन्न करने की विधि, कैसे उत्पन्न करते हैं, घर्षण से उत्पन्न होती है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत क्या होती है, गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी, वोल्टा ने की थी। अब इसमें क्या होता है, इसको उत्पन्न करने का क्या से प्रेरण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसको एक स्थान से, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक तारों व केबलों के माध्यम से, तारों व केबलों के माध्यम से भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। कैसे, गतिशील विद्युत को क्या करेंगे, एक तो तारों व केबलों के माध्यम से एक स्थान। तो अब अपने देखेंगे गतिशील विद्युत होती है वो आगे कितने प्रकार की होती है। गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत होगी वो आगे दो प्रकार में डिवाइड की जाती है। तो कितने प्रकार की हो जाएगी ये भी दो प्रकार की होगी आगे। सबसे पहले विद्युत पढ़ा, विद्युत कितने प्रकार थी, दो प्रकार थी, कौन कौन सी, स्थिर विद्युत थी और एक गतिशील विद्युत थी। स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, थेल्स ने की थी, और गतिशील विद्युत की खोज वोल्टा ने की थी। अब अपने पढ़ रहे हैं गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत भी आगे कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आ जाता है एसी विद्युत, एसी विद्युत, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। अब ये को क्या होती है, एसी विद्युत, एसी विद्युत जो समय के साथ, समय के साथ मान व दिशा, मान व दिशा बदलती रहती है, बदलती रहती है। ऐसी विद्युत यानी प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे, ऐसी विद्युत जो समय के साथ मान व दिशा दोनों बदलती है। क्या होगा, मान भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। तो ये कितने प्रकार की आ जाती हैं तो ऐसी विद्युत समझ में आया, क्या होगा, समय के साथ मान व दिशा दोनों बदलती हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसके तीन चार प्रकार आ जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। पहले तो आता है साइन वेव। अब वेव में ऐसी चार प्रकार से होगी। सबसे पहले आती है साइन वेव। अब ये कहता है कि समय के साथ मान व दिशा बदलती है। मान व दिशा कैसे बदलेगी, मान लो ये है अपने पास विद्युतिक राशि, ग्राफ पे बनाते हैं, तो ये है विद्युतिक राशि V यानी वोल्टेज मान लो, क्योंकि वोल्टेज भी तो एक विद्युतिक राशि ही है और धारा भी क्या है, विद्युतिक राशि है। तो ये हो गया V, और ये अपने पास पॉजिटिव में वोल्टेज और ये नेगेटिव में वोल्टेज। ग्राफ में यही होता है, एक पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इस साइड अपने क्या लेंगे, टाइम यानी समय। अब ये जो साइन वेव होती है इस प्रकार की होती है ऐसे। तो देखो
समय के साथ ये क्या रहा है, टाइम बढ़ रहा है जैसे जैसे, वह अपना पहले पॉजिटिव दिशा में थी फिर माइनस में आ गई, यानी दिशा चेंज कर ली, दिशा चेंज हो गई। मान में क्या होता है कि पहले जीरो से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मान को बढ़ाया, यहाँ मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम, और मैक्सिमम से एक समय आया, उसके बाद में क्या हुआ कि वापस से घटने लग गई। तो क्या हुआ, समय के साथ मान व दिशा दोनों बदल रही है। तो ये कैसी कहलाएगी, ये कहलाएगी साइन वेव। और दूसरी आती है एक स्क्वायर वेव, वर्गाकार, वर्गाकार वेव। ये क्या है, लगभग डीसी के समान चलती है, लेकिन डीसी क्या होती है, दिशा नहीं बदलती है, दिशा बदलती है। तो ये क्या होगा, जीरो से स्टार्ट, ये वोल्टेज मान लो पॉजिटिव की, और ये वोल्टेज नेगेटिव की। अब क्या होगा, जीरो से अचानक से बढ़ेगी, फिर एक ही मान रखेगी, फिर अचानक से जीरो, फिर नेगेटिव दिशा में, ऐसे जब तक चल रही है डीसी के समान चल रही है, अचानक से ऑफ हो जाएगी, फिर अचानक से बढ़ेगी नेगेटिव में। यानी ये क्या है, मान भी चेंज हो रहा है। यानी देखो यहाँ तो फिक्स था मान, लेकिन यहाँ इसके बाद में क्या हुआ, चेंज कम होने लग गया, मान कम होने लग गया। तो मान भी चेंज हो रहा है, और दिशा पहले पॉजिटिव थी कुछ समय के लिए, यानी यहाँ तक टाइम टी टाइम तक क्या हुआ, T1 तक अपने पॉजिटिव दिशा में चली, फिर T1 के बाद में जैसे अगला टाइम आया तो वो क्या हो गई, दिशा भी चेंज कर ली, यानी माइनस में चलेगी। फिर आती है तीसरी, आती है त्रिभुजाकार वेव, त्रिभुजाकार वेव। तो ये क्या है, त्रिभुज की आकृति में चलती है, ये V है पॉजिटिव की और ये है V नेगेटिव की। तो इसमें क्या होगा, यह त्रिभुज की आकृति में बढ़ेगी ऐसे, इस आकृति में। तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अपने जो विद्युतीय मशीनें वगैरह है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, वो कौन सी वेव पे काम करती हैं, वो करती हैं साइन वेव पे। और इसी वेव का अपने यूज करते हैं किसमें, एसी विद्युत में। तो समझ में आया, ऐसी विद्युत क्या होती है, ऐसी विद्युत जो समय के साथ मान व दिशा दोनों बदलती है, वह क्या कहलाएगी, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट आगे अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये क्या है, मेन तौर पे यही वेव उत्पन्न होती है। इनको क्या है, ऑसिलेटर यानी दोलित्र से क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इनको किससे उत्पन्न करेंगे, दोलित्र से। इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है ये, इसका आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, स्क्वायर वेव, और ये है कि ट्रायंगुलर वेव। तो ये भी दोलित्र से उत्पन्न करते हैं, ऑसिलेटर। समझ में आया, तो नोट कर लो, बाकी रफ करें फिर। 2 नंबर पे कौन सी आएगी, डीसी विद्युत। डीसी विद्युत का पूरा नाम क्या होगा, हिंदी में बोले तो दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। इंग्लिश में पूरा नाम हो जाएगा डायरेक्ट करंट। डी का मतलब डायरेक्ट और सी का मतलब करंट। तो ये क्या होती है भाई, ये होती है ऐसी विद्युत जो समय के साथ अपना मान व दिशा दोनों नहीं बदलती। क्या होगा, मान व दिशा दोनों ही नहीं बदलती, मान भी फिक्स रहेगा और दिशा भी एक समान चलती है। पॉजिटिव पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव में शुरू हुई तो नेगेटिव नेगेटिव में ही रहेगी, यानी मान दिशा चेंज नहीं होगी। यानी कुछ समय के लिए पॉजिटिव में चली फिर नेगेटिव में, वो नहीं होगा। इसमें अगर पॉजिटिव से चलना शुरू किया तो लास्ट तक पॉजिटिव में ही चलेगी। इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, ऐसी विद्युत, ऐसी विद्युत जो समय के साथ मान व दिशा नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। तो ये कैसे, इसकी वेव फॉर्म कैसा बनेगा, तो इसका वेव फॉर्म बनता है, वही ग्राफ बना लेंगे, ये टाइम, ये पॉजिटिव में भी और ये नेगेटिव में भी। यहाँ धारा का भी देख सकते हैं, धारा भी लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा कि अगर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो क्या करेगी, 12 वोल्ट पे चलना शुरू करेगी वोल्टेज, तो ये लास्ट तक 12 वोल्ट पे ही चलेगी। फिर अचानक से ऑफ करेंगे तो ये जीरो आ जाएगी बस।
ये होगा इसका वेव फॉर्म। तो इसका वेव फॉर्म क्या होता है, मान व दिशा दोनों ही नहीं बदलते। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये प्योर डीसी की बात कर रहे हैं, प्योर डीसी। इसके बाद में क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी भी आ जाती है। जैसे अपने एसी को डायोड के माध्यम से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो हाफ वेव और एक सेंटर टेप यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो डीसी बनती है वो इस प्रकार की बनती है। तो इसमें क्या है, दिशा तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या है, मान चेंज होता रहता है। क्या होगा, मान चेंज हो रहा है, पहले जीरो था, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। यानी दिशा तो वही रही, पॉजिटिव इस साइड, पॉजिटिव यही, पॉजिटिव ये, तो दिशा नहीं चेंज होती इसकी। तो मैक्सिमम जो यूज होती है वो प्योर डीसी का यूज करते हैं। जो रेक्टिफायर से उत्पन्न करते हैं वो एसी होती है, प्योर अपने पल्स सेटिंग डीसी। तो इसको कैसे, किसके माध्यम से अपने प्योर डीसी में चेंज कर सकते हैं, तो ये संधारित्र कैपेसिटर लगाकर, इंडक्टर यानी फिल्टर परिपथ लगाकर इस डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये थी अपने पास डीसी दिष्ट धारा। क्या होती है, ऐसी विद्युत जो समय के साथ मान व दिशा नहीं बदलती है, क्या कहलाएगी, दिष्ट धारा कहलाती है। विभव, हिंदी में क्या होता है, विभव, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, आवेश के फॉर्म में होता है। तो इसके में परिभाषा में बोलते हैं कि इकाई आवेश को किसी स्थान से अनंत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। कैसे, इकाई आवेश को, तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, इकाई आवेश को, इकाई आवेश को एक स्थान से अनंत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। अब क्या परिभाषा बन गई, इकाई आवेश को एक स्थान से अनंत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो इसका जो प्रतीक होता है, यानी इसका जो प्रतीक होगा किसका, वोल्टेज या विभव का, तो ये क्या कहलाता है, प्रतीक होता है V। अगर कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो वोल्टेज को किससे लिखेंगे, V से लिखेंगे। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक होता है, मात्रक वोल्ट, और वोल्ट को भी किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। और इस परिभाषा से इसका एक मात्रक और निकल के आता है, इस परिभाषा से क्या आएगा, एक मात्रक और। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो फॉर्मूला V बराबर क्या हो जाएगा, या पूरा लिखें पहले, विभव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि किया गया कार्य है, तो कार्य बटा में अपॉन में आवेश। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है इस परिभाषा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला तो ये प्रतीक क्या, मात्रक याद रखना, इस फॉर्मूले से एक मात्रक और निकलेगा। देखते हैं, विभव को प्रतीक का यूज करके फॉर्मूला बनाए, तो विभव का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, वो होता है W, अपॉन में आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, वो होता है Q। तो ये फॉर्मूला बन जाता है प्रतीक का यूज करके। अब इस जो कार्य का मात्रक होता है ये होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, मात्रक की बात कर रहे हैं। और जो आवेश का मात्रक होगा वो क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलॉम। तो मैं वोल्टेज की बात करूं तो इसका मात्रक बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलॉम। तो इसका एक और मात्रक लिख लेते हैं, जूल प्रति कूलॉम।
तो ये दो मात्रक बन गए। तो ये था वोल्टेज विभव। वोल्टेज या विभव क्या होता है? इकाई आवेश को एक स्थान से अनंत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव या वोल्टेज कहलाता है। विभव का जो प्रतीक होगा वो क्या होगा? V। मात्रक होगा वो वोल्ट। वोल्ट। अब जो ये परिभाषा से फॉर्मूला बनेगा, विभव इज इक्वल टू कार्य अपॉन में आवेश, V इक्वल टू W अपॉन में Q। अब W कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलॉम। तो इन दोनों से फॉर्मूला बना, इसका मात्रक बना एक और जूल प्रति कूलॉम। तो इसके बाद में आ जाता है विद्युत वाहक बल। अब क्या आ जाएगा अभी? विद्युत वाहक बल। अब सबसे पहले आता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ईएमएफ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ईएमएफ। अब ईएमएफ का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये हो जाता है ईएमएफ का। अब जो इसकी परिभाषा बनती है वो क्या बनती है? ये क्या है? एक प्रकार का बल है, यानी एक प्रकार का फोर्स है जो किस पे लगेगा? ये लगता है इलेक्ट्रॉनों पर। किस पे लगेगा? इलेक्ट्रॉनों पर। इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं, लेकिन कुछ फोर्स वगैरह लगाना पड़ेगा तभी तो प्रवाह होगा। तो वो फोर्स कौन होता है? ईएमएफ। तो इलेक्ट्रॉनों पर, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ की डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है, क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन परमाणु अपनी कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में जाएगा तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर ही तो जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा। भी कोई व्यक्ति है वो अपना घर छोड़ के कब जाएगा? जब उसको धक्का लगेगा तभी जाएगा। तो वही बात ये है, इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के कब जाएंगे? जब इन पे ईएमएफ लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। अब इसका जो मात्रक और प्रतीक होगा वो क्या होगा? तो जो इसका प्रतीक आता है, इसका प्रतीक हो जाएगा ई। ई लिख देते हैं या ईएमएफ पूरा लिख देते हैं कई बार, ठीक। अब इसका मात्रक, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मात्रक होगा इसका वोल्ट। अब ये है वोल्ट। अब यही वोल्ट तो किसका मात्रक था? विभव का था, यानी वोल्टेज का था। यही मात्रक इसका भी है। तो चेंज कहाँ आया? क्या फर्क था? फिर ये क्यों बना? तो इसकी बात नेक्स्ट एक डेफिनेशन और आ जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन एक और आ जाएगी, वो क्या है? विभवांतर। विभवांतर। अगर इस नाम को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ें तो क्या आएगा? विभव अंतर। तो डेफिनेशन, नाम में डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? दो विभव के बीच का अंतर। क्या आ जाएगी? दो विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है, ठीक। विभवांतर क्या होता है? दो विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। अब इसमें नेक्स्ट बात आ जाती है कि धारा का प्रवाह करवाने के लिए विभवांतर का होना अति महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे मैं एक सर्किट बना लेता हूं, ये एक प्रतिरोध है, ठीक। अब इसके इस साइड तो मैं मान लेता हूं 10 वोल्ट का विभव है, और इस साइड में क्या कहता हूं? 10 वोल्ट का विभव है। अब दोनों साइड इस प्रतिरोध के दोनों सिरों पे समान मान का और समान पोलरिटी का विभव है, तो अब इसमें धारा प्रवाहित आई कितनी होगी? 0। क्योंकि विभवांतर कितना हो गया? विभवांतर क्या होता है? दो विभव के बीच का अंतर होता है। तो विभवांतर हो जाएगा 10 माइनस 10, 0। और जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी।
यानी विभवांतर में अंतर होना चाहिए। अगर यहीं 10 वोल्ट का विभव है और यहाँ 5 वोल्ट का विभव होता तो विभवांतर कितना आ जाता, तब विभवांतर आ जाता 5। अब इसमें क्या हो जाती, धारा फ्लो हो जाती। अब इसमें धारा फ्लो होती वो किस के डिपेंड करती, कितनी धारा प्रवाहित होगी वो किस पे डिपेंड करती है, इसके प्रतिरोध R पर। तो इसलिए धारा के प्रवाहित होने के लिए विभवांतर का होना अति आवश्यक है। तो क्या लिखेंगे कि धारा का प्रवाह होने के लिए विभवांतर का होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर विभवांतर शून्य है तो धारा शून्य हो जाएगी। तो ये था। अब क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं विभवांतर, जैसे विभव होता है वो जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है, जैसे अपने डीसी की बात कर रहे हैं तो डीसी में कितने टर्मिनल होंगे, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है बैटरी का, या एसी में बात करें न्यूट्रल की, तो एसी में बात करें न्यूट्रल, तो इनका विभव कितना होता है, 0। इनका विभव कितना होता है, 0। वो एक बात करते हैं अपने पृथ्वी की, पृथ्वी की बात करें तो इसका विभव भी कितना होता है, 0। ये किसकी बात कर रहे हैं, विभव, विभवांतर की नहीं, विभव की। ये विभव की बात कर रहे हैं, ठीक। पृथ्वी में कितना होगा, ऋणात्मक टर्मिनल में, न्यूट्रल में कितना होगा, 0 विभव। पृथ्वी में कितना होता है, 0 विभव। इसीलिए क्या होता है, धारा का फ्लो आसानी से हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि जो धारा का प्रवाह है वो कैसे होगा। तो धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धारा का जो प्रवाह होगा वो कैसे होगा, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे यहाँ 10 वोल्ट का विभव था, यहाँ 5 वोल्ट का विभव था, तो धारा का प्रवाह 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की ओर होगा। तो ये बात है, तो इतना नोट करो। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है, ईएमएफ दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। प्रतीक ई होगा, ईएमएफ भी लिख देते हैं। मात्रक वोल्ट वी लिखेंगे। विभवांतर क्या होता है, दो विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। यानी दो अलग अलग सिरों पे विभवांतर होगा और उन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। तो धारा का प्रवाह होने के लिए विभवांतर का होना अति आवश्यक है। अगर विभवांतर शून्य है तो धारा का प्रवाह भी शून्य हो जाएगा। फिर आता है कि धारा का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये अपने उदाहरण के तौर पे समझ लिया था विभवांतर कैसे आता है। पृथ्वी का जो विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। ऋणात्मक टर्मिनल या न्यूट्रल का विभव कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। अब पढ़ते हैं आगे। अब इसकी बात करते हैं कि जो विभवांतर है इसका प्रतीक, इसका जो प्रतीक है वो V होता है और मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक वोल्ट। अब वोल्ट में से वोल्ट घटेगा तो वोल्ट ही तो बचेगा, इसलिए मात्रक वोल्ट आ जाता है। इसको अपन समझेंगे एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे एक सर्किट बना लेते हैं, यहाँ पे अपने क्या है, वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। यहाँ पे स्विच, ये किसका प्रतीक है, ये होता है लैंप का। और ये किसका है, ये है स्विच का। और ये है बैटरी। अब क्या होगा
कि अब इसमें क्या करेंगे, एक वोल्टेज या विभव को मापने के लिए कौन सा वोल्ट मीटर आता है, एक मीटर आता है जिसे क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ेगा। अब ये क्या होता है कि जो इस वोल्ट, इसके जो बैटरी सोर्स है अपने पास, इसके पास जितनी ईएमएफ है या जितनी वोल्टेज है, वोल्टेज ही होता है। तो जो इसके पास जो वोल्टेज है ना, उसी को क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। लेकिन जैसे स्विच को ऑन करते हैं और ये जो ईएमएफ इस लैंप पे चली जाती है, यानी ये जो ईएमएफ है वो इस लैंप पे चली जाएगी, तो इस लैंप पे चली जाएगी, तो इन दोनों सिरों पे मापेंगे वोल्टेज, यानी एक वोल्ट मीटर और लगा के अपने इन दो सिरों पे मापेंगे वोल्टेज। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वोल्टेज, वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज या विभव कहलाता है। समझ में आया अंतर कैसे? स्विच ऑफ है, यानी स्विच ऑफ है। अब इस कंडीशन में जो ये वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा वो इसकी ईएमएफ बताएगा, क्योंकि इसमें ना तो धारा चल रही है ना इस सर्किट में धारा चल रही है। तो इस टाइम में वोल्टेज ड्रॉप कितने होंगे, 0 होंगे। तो इस टाइम जो वोल्टेज आएगी वो पूरी की पूरी ईएमएफ दर्शाएगा इस कंडीशन में, यानी स्विच ऑफ है। अब ये कितनी दिखाएगा, ये वोल्टेज मीटर है, ये कितनी वोल्टेज दिखाएगा, ये 0 वोल्ट दिखाएगा, क्योंकि इस साइड तो वोल्टेज आ ही नहीं रही ना, भी सर्किट ओपन है यहाँ से, तो इस साइड तो आएगी नहीं, ये तो दिखाएगा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये पूरी दिखाएगा, यानी यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है, तो ये कितनी दिखाएगा, अब इसके टाइम में ये 12 वोल्ट ही दिखाएगा। कितनी दिखाएगा, 12 वोल्ट। तो ये जो दिखाएगा वो ईएमएफ है। ठीक, अब एक सर्किट और बनाते हैं, यही सर्किट है। ये अपने पास सर्किट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम सर्किट है, लेकिन इस कंडीशन में ऑफ था। अब क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। अब ऑन कर दिया ना, तो ये जो वोल्ट मीटर है वो इसकी वोल्टेज नहीं इसकी वोल्टेज बताएगा, यानी देख वायर ही तो है, वो यहाँ जुड़ी हो यहाँ जुड़ी हो, तो एक ही बात है। तो ये क्या होगा, अब इस टाइम में जो ऑन है ना, यानी ये लैंप क्या करेगा, ग्लो करेगा, ये लैंप ग्लो करेगा, प्रकाश देगा। अब इस टाइम में जो ये बताएगा, यानी क्या करेगा, मापन करेगा, रीडिंग देगा। इस टाइम जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी वोल्टेज, वो आएगी वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होगा कि इसमें क्या होगा, धारा चलने लगी, इसमें भी धारा चली, ऐसे धारा चलेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप ये वायर करेगी, वोल्टेज ड्रॉप वायर कर देगी, कुछ वोल्टेज ड्रॉप ये खुद कर देगा सेल, सेल के अंदर भी तो प्लेटें हैं, तो उनका भी कुछ प्रतिरोध है, तो वो भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। तो इस कारण से क्या होगा, अब ये वोल्टेज दिखाएगा, जो वोल्टेज दिखाएगा, अब जो रीडिंग आएगी वो वोल्टेज की होगी। ऑफ स्विच के ओर, यानी ऑफ स्विच के दौरान जो ये वोल्टमीटर रीडिंग दिखा रहा है वो क्या है, ईएमएफ है। इसका कारण मैंने बता दिया कि इसमें क्या होगा, धारा चल नहीं रही, तो ये पूरी वोल्टेज दिखा देगा। जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है वो ज्यादा होता है वोल्टेज से। कारण पता लग गया, क्योंकि ईएमएफ हमेशा जो स्रोत से मापा जाता है और जो वोल्टेज होती है वो हमेशा लोड के सिरों पे मापी जाती है। तो ये अंतर है ईएमएफ और वोल्टेज। ईएमएफ ज्यादा होने का कारण ऑफ लोड पे है, तो ईएमएफ खुद की है ना, तो ड्रॉप हो रहे हैं। अब जब इसमें धारा चल ही नहीं रही, देखो जब इस बैटरी में धारा चल ही नहीं रही, तो ये खुद कहां से वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, और इस साइड तो वैसे भी ओपन है तो धारा आ ही नहीं रही, तो ये पूरी की पूरी वोल्टेज दिखा देगा। अब इस कंडीशन में देखो, स्विच ऑन है, यानी स्विच ओपन है, जुड़ा हुआ है, तो ये धारा चलेगी, इसमें इसमें धारा चलेगी, तो लैंप में चल धारा चलेगी। अब इसके बाद में यहाँ बैटरी खुद की में धारा चल रही है, तो ये खुद भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो खुद की वोल्टेज ड्रॉप को छोड़ के तो वो बताएगा, वो तो इसकी बताएगा वोल्टेज, तो इसकी वोल्टेज बताएगा, जो रीडिंग आएगी वो वोल्टेज क्या आएगी, ऑफ लोड पे आएगी वो वोल्टेज रीडिंग, वो ईएमएफ से होगी। इसलिए ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा किससे, वोल्टेज से। तो ये था ईएमएफ और वोल्टेज में महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या आ जाएंगे,
पहला बिंदु तो ये है कि धारा के प्रवाह से रिलेटेड ही है। तो धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर होता है। पहली लाइन तो ये है कि धारा का प्रवाह कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है एसी में फेज से न्यूट्रल की ओर होता है, न्यूट्रल की ओर, तथा डीसी में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। डीसी में कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, एसी में कैसा होगा, फेज से न्यूट्रल की ओर। तीसरी बात आती है कि धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन और धारा एक दूसरे के विपरीत प्रवाह होते हैं। तो धारा के बारे में तो लिख लिया, धारा पॉजिटिव से नेगेटिव, धारा पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एक बात और लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण 4 बातें। लास्ट में पहली लाइन तो धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और दूसरी बात थी धारा का प्रवाह एसी में बात करें तो फेज से न्यूट्रल की ओर होगा, डीसी में बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। और फिर आता है तीसरी लाइन थी कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। इसके बाद में क्या आता है कि जो इलेक्ट्रॉन विपरीत हैं तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये थी 4 बातें। आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।